मिट्टी का पुराना घर, आंगन में नीम का वृक्ष, नीचे खाट पर लेटे हैं वृद्ध धर्मू चौधरी। समीप बैठे हैं उनका छोटा पुत्र रामधन और बहू सरला। सरला हाथ में दवा की कटोरी लिए है, रामधन पैरों की ओर बैठा है। धर्मू चौधरी कमजोर स्वर में कहते हैं, रामधन बेटा, अब यह देह धीरे धीरे साथ छोड़ रही है। हड्डियों में जान नहीं बची, पर इस मन में एक बोझ है, एक अधूरी बात जो बरसों से सीने में दबी है। बाबा, ऐसा निराश ना बोलिए, आप शीघ्र स्वस्थ होंगे। जो कुछ है सब संभाल लूंगा। आपकी सेवा, आपकी खेती, आपकी इज्जत, चिंता त्यागिए। बेटा, चिंता तो उसी दिन से शुरू हुई जिस दिन मेरा बड़ा बेटा वीरू घर छोड़कर चला गया। न चिट्ठी, न संदेश, ना जाने वह इस संसार में भी है या नहीं। सरला तेज स्वर में कटोरी जोर से जमीन पर रखते हुए, बस कीजिए बाबूजी, हर बार वही रोना, वीरू वीरू। जो बेटा घर, माँ बाप, जमीन छोड़ जाए, वह बेटा कहलाने योग्य नहीं। अब उसकी आशा मत पालिए। मत बोल बहू, ऐसे वचन मत कहे। मेरा जिगर का टुकड़ा था, झगड़ा हुआ पर खून तो मेरा ही था। भाग्यवान बाबूजी का दिल टूटा हुआ है, पर बाबा अब समय आ गया है, जमीन का फैसला करना होगा। वकील बाबू कह रहे थे कि दस्तावेज बनवाना उचित रहेगा। बेटा, जब तक यह मन यह न मान ले कि वीरू अब लौटेगा नहीं, तब तक मैं ना किसी कागज पर हस्ताक्षर करूंगा, ना कोई जमीन बांटूंगा। तो फिर क्या करें हम? गांव वाले हंसते हैं कि चौधरी जी की जायदाद बिना वारिस के सूख रही है। क्या अब सब कुछ यूं ही पड़ा रहेगा? बाबा, अगर वीरू अब तक नहीं लौटा तो संभव है कि वह कभी लौटे ही नहीं। यदि सचमुच वह न लौटा तो जो कुछ है सब तुम्हारा है पुत्र। पर यदि एक दिन वह लौट आया तो न्याय देना होगा। उसका अधिकार है इस भूमि पर। हवा का एक झोंका आता है, नीम की कुछ पत्तियां नीचे गिरती हैं। गांव का चौपाल, पीपल के पेड़ के नीचे चारपाइयां बिछी हैं। कुछ बूढ़े बुजुर्ग ताश खेलते हुए बैठे हैं। रज्जो दूध वाली मटकी सिर पर रखे जा रही है। वातावरण हल्का हल्का गर्म है, लेकिन मनों में अजीब सी सनसनी दौड़ रही है। गणेश काका चश्मा ठीक करते हुए बीड़ी का कश लेते हुए कहते हैं, अरे पंडित जी, आज कुछ अजीब बात सुनने में आई है। कोई जवान लड़का गांव के बाहर पुल के पास देखा गया है। कहता है, मैं वीरू हूँ, धर्मू चौधरी का बड़ा बेटा। क्या बात करते हो काका? वह वीरू जो 15 वर्षों पहले सब छोड़ छाड़ कर चला गया था, अचानक इस तरह लौट आना, कुछ गड़बड़ है। रज्जो दूध वाली मटकी जमीन पर रखती हैं और कहती हैं, हाँ हाँ, मैं भी मिली उस जवान से। लंबा कद, गेहुआ रंग, आंखों में कुछ पहचाना सा भाव था। बोला, माई अब ना रही, बाबू से माफी मांगने आया हूँ। बड़ा संयमित था, पर जाने काहे मन डोल उठा सुनकर। अबे छोड़ो भी, जमीन जायदाद देख, लोग कैसे भी बन जाता है बेटा पुत्र। वीरू होता तो कब का लौटा था, अभी जब बंटवारे की बारी आई है तभी क्यों लौटा। लेकिन सोचो, अगर वह सचमुच वीरू हुआ तो फिर सारी खेती, जमीन, बाड़ा, सबका अधिकार उसके पास होगा। रामधन और सरला तो होश खो बैठेंगे। हमें जल्द ही पंचायत बुलवानी चाहिए। ऐसी बातों को हवा देने से पहले उसकी पहचान की जांच होनी चाहिए। कोई निशानी, कोई सबूत, कोई गवाह। उसी समय दूर से एक युवक आता दिखाई देता है। साधारण धोती, हल्का झोला, पर चेहरा शांत। लोग एकटक उसे देखते हैं। कुछ उठकर खड़े हो जाते हैं। वह सीधे चौपाल की ओर बढ़ता है। मैं वीरू हूँ, धर्मू चौधरी का पुत्र। 15 वर्ष पहले मैंने जो गलती की, आज उसी का पश्चाताप करने लौटा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे पिता मेरी आंखों के सामने मुझे क्षमा कर दे, और अगर आप सबको प्रमाण चाहिए तो वह भी दूंगा, मगर कृपया मुझे परखो तो सही। अगर तू सच में वीरू है तो तुझे सबके सामने अपनी पहचान सिद्ध करनी होगी। तेरे लौटने से बहुत कुछ बदल जाएगा बेटा, बहुत कुछ। एक और खाट पर धर्मू लेटे हैं, रामधन और सरला पास बैठे हैं। बाहर से कुछ लोगों की फुसफुसाहटें आ रही है। फिर
दरवाजे पर एक युवक खड़ा दिखाई देता है, वही अजनबी जो खुद को वीरू कहता है। रामधन तेज स्वर में दरवाजे की ओर देखकर कहता है, कौन है रे? बिना अनुमति के आंगन में घुसने की हिम्मत कैसे हुई? मुझे किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये आंगन, ये घर, ये जमीन कभी मेरा भी था। मैं वीरू हूं, धर्मू चौधरी का बड़ा पुत्र। सरला एकदम चौंक कर खड़ी होती है। रामधन की आंखों में गुस्सा भर जाता है। धर्मू धीरे धीरे सिर उठाते हैं, कांपते हुए देखते हैं उस चेहरे की ओर। कौन? वीरू? नहीं नहीं, ये तो भ्रम है। तू सच में? बाबा बहकिए मत, ये कोई ठग है, कहीं से आकर अपने को वीरू बता रहा है। हम सब जानते हैं कि वीरू अब इस दुनिया में नहीं रहा। 15 साल से एक भी खबर नहीं, और अब अचानक। बाबा, मैं जानता हूं कि मैंने अपराध किया। मैं चला गया था बिना कुछ कहे, पर हर दिन मेरी आत्मा मुझे कचोटती रही। अब लौटा हूं केवल माफी मांगने और अपना अधिकार नहीं, आपकी गोद वापस पाने। गोद? जिस गोद को तुमने लात मारी, अब उसके आंसू की भीख मांगने आए हो? क्या समझ रखा है तुमने? हम सब मूर्ख हैं? जायदाद के लोभी ठग हमें बहका लेंगे? बाबा जरा सोचिए, यदि आज हम इस ढोंगी को अपना बेटा मान लें, तो कल तीसरा भी आ जाएगा। ये सब योजना है जमीन हथियाने की। हमें पंचायत बुलवानी चाहिए। यदि ये सच में वीरू है तो प्रमाण दे। बता बेटा, तू ही बता, क्या कोई ऐसी बात है जो केवल तू जानता हो, जो यह सिद्ध करे कि तू ही मेरा वीरू है? बाबा, याद है वो पीपल का पेड़ जिसके नीचे मैं खाद डालकर दोपहर में सोता था? माँ वहीं आकर मुझे बेलपत्रों से हवा किया करती थी, और जब माँ के हाथों की बनी पीली रूमाल पर वीरू कड़ा हुआ देखता था, तो वह मेरा सबसे प्यारा वस्त्र बन जाता था। बाबा, वो रूमाल आज भी मेरे पास है। युवक जीत से एक पुराना हल्का मटमैला कपड़ा निकालता है। उसमें पीले धागों से वीरू लिखा है। धर्मू रूमाल देखते ही रो पड़ते हैं। हे ईश्वर, ये तो वही है। ये मेरी जान है। तू ही है मेरा वीरू। ये सब योजना का हिस्सा है। कोई भी दर्जी ऐसा रुमाल बना सकता है। हम बिना पंचायत के निर्णय के इसे वीरू नहीं मानेंगे। ठीक है बेटा रामधन, अब निर्णय पंचायत करेगी, पर मेरा मन कहता है यह मेरा बेटा है, और जब तक अंतिम सत्य ना जान लूं, मैं हस्ताक्षर नहीं करूंगा। गांव की पंचायत चौपाल। पीपल के नीचे बड़ी चौकी बिछी है। पंचायत प्रमुख, कुछ बुजुर्ग और गांव वाले बैठे हैं। एक ओर वीरू, अजनबी युवक, शांत मुद्रा में खड़ा है। दूसरी ओर रामधन और सरला क्रोध में, लेकिन शांत दिखने का प्रयास कर रहे हैं। दर्शकों की भीड़ बढ़ती जा रही है। बीच में पंचायत प्रमुख दोनों हाथ उठाकर सभा को शांति से बैठने का इशारा करते हैं। भाइयों और बहनों, आज हम सब इस चौपाल पर एक बहुत गंभीर और भावनात्मक विषय पर इकट्ठे हुए हैं। धर्मू चौधरी के घर से 15 वर्षों पूर्व लापता हुआ उनका बड़ा पुत्र वीरू आज एक युवक के रूप में वापस आया है। परंतु प्रश्न ये है, क्या ये वही वीरू है या कोई छल करने आया है? भीड़ में हलचल होती है। कुछ कानाफूसी, कुछ प्रश्नवाचक दृष्टियां। पंचायत प्रमुख हाथ उठाकर चुप कराते हैं। गणेश काका सौंधी आवाज में कहते हैं, प्रधान जी, हम वीरू को तब देखे थे जब वह 13-14 बरस का था। अब उसका चेहरा कितना बदला, कोई कैसे पहचाने? मगर एक माँ बाप का दिल झूठ नहीं कहता। ये आदमी कपटी है, मेरी जायदाद हड़पना चाहता है। कोई भी आजकल 4 बातें और एक नकली रुमाल लेकर आ जाए और बेटा बन जाए, ये अन्याय है। प्रधान जी, मैं कोई जायदाद लेने नहीं आया हूँ, मैं तो अपनी गलती सुधारने आया हूँ। वर्षों की पीड़ा झेलकर लौटा हूँ। यदि मेरा दोष यही है कि मैंने वापसी में देर कर दी, तो मुझे दोषी मानिए, लेकिन मेरा खून, मेरी यादें, मेरा बचपन, इन सब की क्या कोई गवाही नहीं? गवाही चाहिए तो कोई ठोस सबूत दो। हम नहीं मानते इन भावुक बातों को। हमें किसी की सहानुभूति नहीं, सच्चाई चाहिए। ठीक है, अब रज्जो दूध वाली को बुलाया जाए। वह वर्षों पहले धर्मू चौधरी के घर काम करती थी। वीरू को बड़े होते देखा है।
यदि कोई पहचान सकता है तो वही है। रज्जो, क्या तुम इस युवक को पहचानती हो? क्या ये वही वीरू है जिसे तुमने धर्मू चौधरी के आंगन में खेलते देखा था? प्रधान जी, इसका चेहरा वैसा ही है, चाल ढाल भी कुछ कुछ मिलती है, पर मैं निश्चित नहीं हूँ। हाँ, एक बात जानती हूँ, वीरू के दाहिने कंधे पर ठीक काक के पास बचपन में भभूत से जल जाने का निशान था। अगर ये वही वीरू है तो वह निशान आज भी होगा। सभी चौंक उठते हैं। प्रधान गंभीर हो जाते हैं। भीड़ एकदम शांत। युवक, क्या तुम हमें वह निशान दिखा सकते हो? यह तुम्हारी पहचान की अंतिम परीक्षा है। जी प्रधान जी, ये रहा। हे भगवान, ये वही है, ये हमारा वीरू है, मेरा लाल, जो वर्षों पहले खो गया था। सभा को निर्णय मिल गया है, ये युवक वीरू चौधरी ही है। धर्मू चौधरी का खोया पुत्र आज लौट आया है, अब कोई उसे नकार नहीं सकता। रात का समय, दीवार पर लालटेन की धुंधली रोशनी। घर के भीतर का कमरा। रामधन खाट पर बैठा है, सरला पास ही बैठी है। बाहर वीरू और धर्मू आंगन में खामोशी से बैठे हैं। सरला धीरे धीरे गुस्से में दांत पीसते हुए, देखा तुमने, वह लौटा और सबका मन पल भर में जीत लिया। रज्जो की बातों से तो जैसे वह साक्षात सत्य बन गया, और बाबूजी आंख मूंद कर उसे गले लगा बैठे। मुझे पहले ही अंदेशा था, पर मुझे इतना जल्द सब उलट जाएगा ये नहीं सोचा था। अब पंचायत तक उसे मान्यता दे चुकी है। अब यदि कुछ न किया गया तो वह हमारी वर्षों की मेहनत छीन ले जाएगा। मैं ये नहीं होने दूंगी। हमने खेत जोते हैं, हमने उनके नीचे का पत्थर उखाड़ा है, और अब ये लाट साहब बनकर आया है अधिकार जताने। हमें भी चाल चलनी होगी। हाँ, अब हमें उसे जनता की नजरों में गिराना होगा। लोगों को विश्वास दिलाना होगा कि ये वीरू नहीं, कोई और है, चालबाज, झूठा, लालची, और ऐसा कोई काम करवाना होगा जिससे उसका असली चेहरा सामने आए। सरला धीरे मुस्कुराते हुए, जैसे कोई षड्यंत्र सूझ गया हो। एक उपाय है। याद है खेत के पश्चिमी कोने में वह कुआं, जहां एक सरकारी सीमा विवाद का मामला चल रहा था। क्यों न किसी प्रकार उसमें वीरू को दोषी ठहरा दे, जैसे उसने ज़मीन के कागज़ों से छेड़छाड़ की हो। गांव में बस एक अफवाह फैलानी है और लोग उसका मुंह देखना छोड़ देंगे। तू सच कहती है सरला। एक बार लोगों का भरोसा टूटा तो वो अपने आप पंचायत से मांग करेंगे कि उसका हिस्सा रोका जाए, और फिर हम कागज पर बाबा से दस्तखत करवा लेंगे। अब खेल शुरू होता है रामधन। अब असली लड़ाई है, खून और ज़मीन के बीच, चालाकी और भावुकता के बीच। और हम चालाक हैं। दोनों की आंखों में चाल की चमक है। बाहर आंगन में वीरू धीरे धीरे बाबूजी के पांव दबा रहा है। भीतर साजिशों की जड़ें मजबूत होती जा रही है। प्रातः काल की बेला, चबूतरे पर ताश और हुक्का लिए कुछ बुजुर्ग बैठे हैं। सरला धीरे धीरे वहां पहुंचती है, चेहरा भोला बनाए हुए। काका, पंडित जी एक बात कहूँ, मन बड़ा बेचैन है। कल रात मैंने कुछ देखा जो आंखें फाड़ देने वाला था। अरे बहू, क्या हुआ? ऐसे रहस्यपूर्ण स्वर में बोल रही हो, कहो ना, क्या देखा? हमारे घर के पीछे जो पुराना कुआं है, जहाँ से सरकारी नापजोख वाले आए थे ज़मीन की सीमा देखने, रात के तीसरे पहर मैंने उसी कुएं के पास वीरू को देखा। उसके हाथ में कुछ कागज थे और वह कुछ दबाकर मिट्टी में छुपा रहा था। क्या कह रही हो बहू? वीरू, सरकारी कागज, लेकिन क्यों? मैं तो बस देख पाई पर समझ नहीं पाई। शायद वह ज़मीन के दस्तावेजों में हेरफेर कर रहा था, पंचायत की नज़र बचाकर। कोई चाल चल। रामधन जो पास ही बैठा है गंभीर स्वर में कहता है, मैंने तो सोचा था कि समय के साथ सब सामान्य हो जाएगा, पर अगर सच में ये बात है तो गांव की संपत्ति पर खतरा है। अगर ये सच है तो हमें पंचायत प्रमुख से तुरंत बात करनी चाहिए। जो व्यक्ति चुपचाप दस्तावेज छुपाए, उसका इरादा साफ नहीं होता। मैं किसी पर झूठा आरोप नहीं लगाना चाहती, पर गांव की भलाई के लिए पंचायत को जानना चाहिए।
कल पंचायत में प्रधान से पूछेंगे, और यदि सच निकला तो वीरू को उसका हक नहीं मिलेगा। गांव में धीरे धीरे एक अफवाह फैलने लगती है। वीरू जमीन के कागज छुपा रहा है। वीरू के इरादे ठीक नहीं हैं। गांव की गली, वीरू अकेला चल रहा है। कुछ महिलाएं आपस में फुसफुसाती हैं। वीरू कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता साफ झलकती है। वह धीरे धीरे चबूतरे की ओर बढ़ता है, जहां कुछ पुरुष बैठकर चर्चा कर रहे हैं। बिजली चाचा हुक्का पीते हुए आंखें तरेर कर, देखो देखो, वही आया है। अब तो सब जान गए हैं कि रात में क्या कर रहा था ये। हाँ, अब तो ये खेल बहुत दूर जा चुका है। सरकारी जमीन की नक्शा पत्री में छेड़छाड़ कोई साधारण बात नहीं है, और ये सब इतने वर्षों बाद लौटने वाले बेटे से कौन मानेगा कि इसका मन साफ है। काका, चाचा, आप सब मुझसे ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? मैंने क्या अपराध किया है? पुत्र, जब तक आग नहीं जलती धुआं नहीं उठता। गांव की बहू ने खुद देखा है तुझे रात में कागज छुपाते हुए। हम आंख मूंद कर तुझ पर विश्वास नहीं कर सकते। बहू, सरला भाभी, उन्होंने? नहीं चाचा, ये झूठ है। मैं रात भर बाबूजी के पास बैठा था। मैं तो रोटी बनाना भी ठीक से नहीं जानता, कागज की हेरफेर कैसे कर सकता हूँ? तो फिर वे कागज कहां से निकले जो कुएं के पास दबे मिले? सरला ने खुद देखा था ना तुझे वहां। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। लगता है कोई है जो चाहता है कि गांव मुझे ना अपनाए, जो मुझे इस घर से, इस जमीन से, इस हक से दूर कर दे। रामधन दूर से आता है, धीरे धीरे पास आकर कहता है, अगर ऐसा है तो सच्चाई खुद सामने लाओ। झूठ की परत में जीने वालों को गांव की जमीन नहीं मिलती। ठीक है भाई, अब मैं चुप नहीं बैठूंगा। मैं सिद्ध करके रहूंगा कि मैं वीरू, धर्मू चौधरी का सच्चा पुत्र। चाहे उसके लिए मुझे गांव के एक एक व्यक्ति से पूछना पड़े, एक एक स्मृति दोहरानी पड़े, या फिर उस षड्यंत्र के जड़ तक जाना पड़े जो किसी ने मेरे विरुद्ध रचा है। बचपन की गलियों से गुजरते हुए वह पीपल के पुराने पेड़ के पास पहुंचता है। वहीं पास में बैठे हैं हरिया काका, धर्मू के पुराने हलवाहे, सीता काकी, जो बचपन में वीरू को लड्डू खिलाया करती थीं। काका, काकी, आप मुझे पहचानते हैं ना? मैं वही बालक हूं जो रोज इस पीपल के नीचे गुलेल से आम गिराया करता था, जो सीता काकी की रसोई से चोरी से पेड़ा चुराकर भागता था। हम तो बूढ़े हो गए बेटा, आंख पहचान नहीं पाती, पर दिल कभी कभी पुरानी धड़कनें सुन लेता है। तू अगर वही है तो बता, उस दिन जब तू खेत में खो गया था तो किसने तुझे ढूंढ निकाला था? हरिया काका, वो आप ही थे। आपने ही मुझे गन्ने के खेत में रोते देखा था और कंधे पर उठाकर लाए थे। तब बाबा ने मुझे पहली बार थप्पड़ मारा था और फिर छाती से लगा लिया था। और जब तेरे दांत टूटे थे तो तू हर किसी को दिखा दिखा कर कहता था, अब मैं बड़ा हो गया। तू लड्डू खाते वक्त मुंह के दोनों किनारे पर हाथ रखता था ताकि कोई देख ना ले। यही तो तेरी आदत थी। अब तो हमें कोई संदेह नहीं रहा बेटा, तू ही है वीरू, तू ही है चौधरी धर्मू का खून। वीरू बेटा। रज्जो काकी, आप इतनी रात को यहाँ? बेटा, मैं तुझसे कुछ कहना चाहती हूँ, पर नहीं जानती तू मानेगा या नहीं। आप तो माँ जैसी हैं, जो कहेंगी आंख मूंद कर मानूंगा। बेटा, बीते कुछ दिनों से मैं चुप थी, लेकिन आज नहीं रह सकी। जिस दिन तेरे खिलाफ अफवाह फैली कि तू कुएं के पास कुछ छुपा रहा था, मैं वहीं थी, दीवार के पीछे। मैंने देखा था, तू नहीं बल्कि सरला और रामधन थे, जो जमीन के नक्शे और कुछ सरकारी मुहर जैसे कागज गाड़ रहे थे। अरे रामधन, जल्दी कर, कोई हमें यहाँ पर देख ना ले। अरे भाग्यवान, जल्दी करने की कोशिश तो कर ही रहा हूं। क्या भैया और भाभी, मतलब वे ही थे इस सब के पीछे? हाँ बेटा, उन्होंने सब कुछ बड़ी चालाकी से किया। वे जानते थे कि तू अब लोगों का भरोसा जीत रहा है। उन्हें डर था कि जायदाद का पूरा हिस्सा तुझे मिल जाएगा, इसलिए उन्होंने वो कागज वहां दबाए। फिर सरला ने गांव में फैला दिया कि तू कागज छुपा रहा था। अपने ही भाई ने, जिसको मैंने कभी छोटा समझकर माफ किया, आज उसने मुझे ही अपराधी बना डाला। और भाभी, जिन्हें मैंने माँ के बाद घर की गृहलक्ष्मी माना। बेटा,
खून के रिश्ते जब जमीन से टकराते हैं तो अक्सर खून हार जाता है, पर तू हार मत मान। अब तेरे पास सच है और सच सबसे बड़ी गवाही देता है। अब बहुत हो गया, मैं चुप नहीं बैठूंगा। मैं अपने पिता के सामने, गांव के सामने सब सच्चाई रखूंगा। अब सत्य और छल का आमना सामना होगा। वीरू धीरे धीरे खड़ा होता है। चेहरे पर अब डर नहीं बल्कि एक दृढ़ संकल्प है। रज्जो आंखों में नमी और स्नेह लिए उसे देखती है। आकाश में बिजली सी चमकती है, जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। गांव का पंचायत चौपाल। गांव वासियों, आज का दिन हमारे गांव के इतिहास में निर्णायक सिद्ध होगा। आज एक पुत्र वीरू चौधरी अपने ऊपर लगे आरोपों का उत्तर देने आया है। वह यह सिद्ध करना चाहता है कि उसने किसी भी प्रकार से गांव, भूमि या अपने पिता के साथ धोखा नहीं किया। वीरू, तुम अपने शब्दों में अपनी बात कहो। प्रधान जी, पंचायत के सभी सम्माननीय सदस्य और मेरे गांव के भाइयों बहनों, मैं आज यहाँ किसी को नीचा दिखाने नहीं आया, बल्कि स्वयं को सच्चा सिद्ध करने आया हूँ। कुछ दिन पहले मुझ पर यह आरोप लगा कि मैंने कुएं के पास जमीन के सरकारी कागजों में छेड़छाड़ की। मुझ पर झूठ फैलाया गया, अफवाहें फैलाई गईं और मेरा नाम कलंकित किया गया। तो क्या वह सब झूठ था? सरला ने स्वयं तुझे वहां देखा था। नहीं काका, वह झूठ था और आज मैं इस झूठ को उजागर करने आया हूँ। मेरी सच्चाई की पहली गवाह है रज्जो काकी। भीड़ में कानाफूसी होती है। रज्जो धीरे धीरे आगे आती है, हाथ में एक पुरानी थैली और अंदर कुछ मुड़े तुड़े कागज। मैंने अपनी आंखों से देखा था। उस रात वीरू नहीं, रामधन और सरला कुएं के पास गड्ढा खोद रहे थे। उनके हाथ में यही कागज थे जो नकली सरकारी नक्शे और मोहरे दिखा रहे हैं, और उसी के आधार पर वीरू को दोषी ठहराया गया। क्या यह प्रमाण है? क्या आप इन दस्तावेजों की सच्चाई की पुष्टि कर सकती हैं? इन पर कोई सरकारी हस्ताक्षर नहीं है, ना कोई असली छाप, और इनका कागज भी बाजार से खरीदा हुआ है। ये पूरे गांव को धोखा देने के लिए गढ़े गए हैं। यदि मैं दोषी होता तो छुपता, भागता, चुप रहता, लेकिन मैं अपने सामने किसी को झूठ का राजा बनते नहीं देख सकता। मैंने अपने पिता के आंसू देखे, अब मैं उनकी आंखों में संतोष देखना चाहता हूँ। रामधन, क्या तुम कुछ कहना चाहोगे? क्या यह सब तुमने ही किया? हमने गलती की प्रधान जी। डर गया था, सब कुछ खो देने का डर, इसलिए बहक गया। माफ कर दीजिए बाबूजी, हम लालच में अंधे हो गए, पर हम आपके खून के साथ ऐसा नहीं करना चाहते थे। धर्मू चौधरी, जो भीड़ के बीच खड़ा था, अब आगे आता है, आंसुओं में डूबा। बेटा वीरू, तूने जो किया वो एक सच्चे पुत्र का कार्य था। तू मेरा अभिमान है। आज मैं गर्व से कहता हूं, तू ही मेरा वारिस है और तू ही मेरा सच्चा बेटा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कैसा लगा।